तो कहानी की शुरुआत होती है कांग जीवन नाम की लड़की से, जो कि इस कहानी की हीरोइन है। वो एक हेड हंटिंग कंपनी की सीईओ है। उसकी कंपनी का नाम पीपलेज है। अगर किसी भी कंपनी को एम्प्लॉइज की जरूरत होती है तो वो हेड हंटिंग कंपनीज को हायर करते हैं। तो वो लोग कंपनीज को अच्छे एम्प्लॉइज ढूंढ कर देते हैं। जीवन पीटर क्वान नाम के बंदे से मिलने आती है, जो कि एक इंजीनियर है और कार्स डिजाइन करता है। इस वक्त वो जीनस मोटर्स कंपनी के लिए काम करता है। जीवन उसको बताती है कि हांगुक मोटर्स कंपनी उसको हायर करना चाहती है। उन्होंने क्या क्या ऑफर किया है सभी बातें उसको बताती है। ऑफर बहुत ही अच्छा होता है तो वो बंदा मान जाता है, जिसके कुछ हफ्ते बाद वो कंपनी भी ज्वाइन कर लेता है। जीवन एक इंटरव्यू देने आती है, जहाँ पर उसके काम को लेकर कुछ सवाल किए जाते हैं। पर जीवन जो जवाब देती है उससे इंटरव्यू देखने आए कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। पर जीवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू खत्म करने के बाद वो अपने कार में आकर बैठ जाती है और ड्राइवर को ऑफिस चलने को कहती है। तभी ड्राइवर कहता है, अरे मिस आप है कौन? जीवन को समझ आ जाता है कि वो गलत गाड़ी में बैठ गई है। वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस पहुंचती है। उसके साथ हम सुमी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि जीवन की फ्रेंड है और वो उसकी कंपनी में ही काम करती है। जीवन कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए एक सेक्रेटरी ढूंढो। तुम आखिर किसी और की गाड़ी में कैसे बैठ गई? जिस गाड़ी से तुम हर रोज आती जाती हो तुम उसे कैसे नहीं पहचान पाई? रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स को लेकर तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होती हो? तुम ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि नया सेक्रेटरी कब तक आएगा? सुमी कहती है, काश ये इतना आसान होता, पर हमारे पास ज्यादा एप्लीकेंट्स नहीं है। क्या तुम जानती भी हो कि इस साल कितने सेक्रेटरी ने जॉब छोड़ा है? तो जीवन कहती है, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी है, बस तुम मुझे जल्द से जल्द एक सेक्रेटरी लाकर दो। जीवन अपने ऑफिस में आती है तो हम देखते हैं कि उसने अपने ऑफिस को कबाड़ खाना बना रखा है। एक भी चीज अरेंज करके रखा नहीं गया है। सभी फाइल्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इसीलिए शायद कोई भी सेक्रेटरी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। जीवन को यांग होजी नाम की बंदे को मनाना है, जो कि एक हार्डवेयर इंजीनियर है और इस वक्त हांसो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करता है। उसको WS इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हायर करना चाहती है। तो जीवन अपने काम पर लग जाती है। मिस्टर यांग को काफी सारी कंपनीज से ऑफर आ रहे हैं। ये बात हांसो इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ को पता चल जाता है। मिस्टर यांग इस कंपनी में 22 साल से काम कर रहे हैं, तो सीईओ नहीं चाहते हैं कि वो किसी और कंपनी में जाए। तो वो सीनियर मैनेजर से कहते हैं, क्या इस कंपनी में ऐसा कोई नहीं है जो कि मिस्टर यांग को मना सके? तो सीनियर मैनेजर कहते हैं, क्यों ना हम ये काम यूनहो को दे दे। फिर हम यूनहो को देखते हैं, जो कि हांसो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैनेजर है। वो काफी हैंडसम भी है, जिसकी वजह से लड़कियां उस पर मरती है। वो ऑफिस आकर कैफेटेरिया में कॉफी खरीदता है। फिर वो मिस्टर यांग के ऑफिस में आता है तो उसको पता चलता है कि आज तो वो छुट्टी पर है। मिस्टर यांग का स्केड्यूल देखकर यूनहो को अंदाजा लग जाता है कि वो उसको कहाँ पर मिलेंगे। मिस्टर यांग एक टेंपल में जीवन से मिलते हैं। जो कंपनी मिस्टर यांग को हायर करना चाहती है, उस कंपनी के बारे में जीवन उनको डिटेल्स में बताती है और उन्होंने क्या क्या ऑफर किया है उसका फाइल वो मिस्टर यांग को देती है। इतने में वहाँ पर यूनहो पहुंच जाता है। मिस्टर यांग कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैंने आपका स्केड्यूल चेक किया और अंदाजा लगाया कि आप यहीं पर होंगे, क्योंकि माइंड फ्रेश करने के लिए आप अक्सर यहाँ पर आते हैं। वो जीवन को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है, मेरा नाम यूनहो है और मैं हांसो इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। बीच में इंटरफेयर करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मिस्टर यांग हमारे कंपनी के वैल्यूड मेंबर है। मिस्टर यांग, आप इनके साथ अपनी बातचीत कंटिन्यू कर सकते हैं, पर इसके बाद प्लीज मुझे आपसे बात करने के लिए चांस दीजिएगा। फिर वो उनसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर यांग जीवन से कहते हैं, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी बातचीत काफी थी, हम इसे किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। फिर वो यूनहो से कहते हैं, हम ऑफिस में बात करेंगे और चले जाते हैं। बीच में दखल देकर काफी अच्छा किया मैनेजर यूनहो। मिस्टर यांग को सालों से हमारी कंपनी से लगाव रहा है, तो उन्हें परेशान मत करिए। हर चीज की एक सही कीमत होती है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। लोग दूसरे कंपनीज में जाते हैं अपने करियर को एक्सपैंड करने के लिए और एक नई पहचान पाने के लिए। यही मार्केट का नेचर है। आप दूसरी कंपनीज से एम्प्लॉइज चुराती हैं तो शायद आपको ये समझ नहीं आएगा कि मिस्टर यांग हमारी कंपनी के लिए क्या मायने रखते हैं। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मिस्टर यांग पैसों के लिए कंपनी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पर्सनल बेनिफिट्स और सक्सेस से भी ऊपर कुछ होता है और उससे कंपनी के प्रति वफादारी कहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, पर तुम जल्द ही ये एक्सपीरियंस करोगे और सीखोगे कि कंपनीज अपने फायदे के लिए तुम्हारे जैसे आम एम्प्लॉइज के साथ क्या सलूक कर सकती है। टेम्पल काफी ऊंचा पहाड़ पर होता है, तो वहाँ से उतरते उतरते रात हो जाती है। जीहुन अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन करके धीरे धीरे नीचे उतर रही होती है। तभी उसके फोन का बैटरी डेड हो जाता है। यूनहो उसके पीछे ही होता है, तो रास्ते पर वो लाइट दिखाता है और नीचे उतरने में उसकी मदद करता है। पर जीहुन उसको थैंक्स कहने के बजाय ये कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों की मुलाकात फिर कभी ना हो। लेकिन यूनहो उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। यूनहो मिस्टर यांग के लिए रीयूनियन पार्टी अरेंज करता है। उसने उन सभी लोगों को बुलाया होता है जो कि मिस्टर यांग के अंडर काम कर चुके हैं। उन सभी के साथ मिस्टर यांग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इतने सालों बाद उन सबसे मिलकर उनको काफी खुशी होती है। उसके बाद मिस्टर यांग रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर यूनहो से बात करते हैं। यूनहो उनको पुरानी बातें याद दिलाता है और उनको ये एहसास कराता है कि उनके बिना कंपनी कुछ नहीं है। वो कंपनी के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कंपनी ने इतने सालों तक आप पर भरोसा दिखाया है, तो इस भरोसे को मत तोड़िए। अगले दिन मिस्टर यांग अपने बेटे से कॉल पर बात करते हुए ऑफिस से बाहर आते हैं, तो बाहर जीवन उससे मिलने आई होती है। मिस्टर यांग का बेटा आज अपना पहला सॉकर मैच खेलने वाला है, तो मिस्टर यांग वही देखने जा रहे हैं। तो जीवन कहती है, चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ और रास्ते में हमारी बात भी हो जाएगी। मिस्टर यांग उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। जीवन उनको एक फाइल देती है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी उनको क्या क्या ऑफर कर रही है। वो उस फाइल को देखने ही जाते हैं, तभी उनको यूनहो एक वीडियो सेंड करता है। उनके बेटे का आज गेम है, तो वो कितना ज्यादा खुश है और कितने मजे कर रहा है, यही सब रिकॉर्ड करके यूनहो ने उनको भेजा होता है। मिस्टर यांग के बेटे के पास यूनहो मौजूद है, ये जानकर जीवन को काफी गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहती है, ये साला फिर से मेरा काम खराब करने आ गया। जब मिस्टर यांग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो जीवन कहती है, मैं आपको कॉल करूंगी। फिर मिस्टर यांग अपने बेटे के पास चले जाते हैं। यूनहो देखता है कि मिस्टर यांग को जीवन छोड़ने आई है, जिससे वो समझ जाता है कि वो फिर से मिस्टर यांग से कंपनी छोड़ने की बात करने आई थी, पर वो उसको इग्नोर करके अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करता है। जीवन को रास्ते में मिस्टर यांग का मैसेज आता है। उन्होंने कहा होता है कि वो कंपनी चेंज नहीं करना चाहते हैं, जिससे जीवन को यूनहो के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। यूनहो ने मिस्टर यांग को कंपनी छोड़कर ना जाने के लिए मना लिया। इस बात को यूनहो अपने सभी कलीग्स के साथ सेलिब्रेट करता है। सभी लोग यूनहो की काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये काम उसके अलावा कोई और कर नहीं पाता। पर तभी वहाँ पर सीनियर मैनेजर मिस्टर किम आते हैं, तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, ये यूनहो ने अकेले नहीं किया है, कंपनी ने मिस्टर यांग को काफी कुछ ऑफर किया, तब जाकर वो रुके हैं। ऐसा मत मान लो कि तुमने ही सारा काम किया है। मिस्टर किम यूनहो से काफी ज्यादा रूडली बात करते हैं, साथ ही सभी के सामने उसको ह्यूमिलेट भी करते हैं। यूनहो को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और ऐसा दिखाता है कि उनकी बातों से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मिस्टर किम काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, तो यूनहो और उसका कलीग उनको टैक्सी में बिठा देते हैं ताकि वो घर चले जाए। मिस्टर किम कहते हैं, यूनहो तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ बद से बदतर बना दूंगा। मैंने तो अभी बस शुरुआत
शुरुआत किया है, आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतना कहकर वो चले जाते हैं। उसका कलीग कहता है क्या तुम और ज्यादा ड्रिंक करना चाहोगे, पर यूनहो मना करके चला जाता है। फिर हम सू हियोन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि यूनहो का इंतजार कर रही होती है। जब डोरबेल बजता है तो अपने बाल ठीक करती है और आकर डोर खोलती है। हमें पता चलता है कि सू हियोन यूनहो की नेबर है। यूनहो की एक बेटी है जिसका नाम ब्यूल है। ब्यूल स्कूल से आने के बाद सू हियोन के घर पे उसके बेटे के साथ खेलती रहती है, क्योंकि यूनहो रात को ऑफिस से घर आता है। सू हियोन एक सिंगल मदर है और वो यूनहो को लाइक करती है, इसीलिए वो ब्यूल का इतना ख्याल रखती है। हमें पता चलता है कि यूनहो भी एक सिंगल फादर है, उसका डिवोर्स हो चुका है। ब्यूल का ख्याल रखने के लिए यूनहो सू हियोन और उसकी मॉम को थैंक्स कहता है, फिर ब्यूल को लेकर चला जाता है। सू हियोन की मॉम भी जानती है कि सू हियोन यूनहो को लाइक करती है, तो वो ये चाहती है कि उन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहेंगे। वही यूनहो के कलीग्स अभी भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक साल पहले मिस्टर किम और यूनहो साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उनका प्रोजेक्ट काफी अच्छा जा रहा था। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने पर उनको प्रमोशन मिलता और लोगों के बीच उनकी अच्छी खासी पहचान बन जाती। पर अचानक यूनहो की बेटी बीमार पड़ गई थी, तो यूनहो ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था और कुछ महीनों के लिए पैटर्नल लीव पर चला गया था, ताकि अपनी बेटी का इलाज करवा सके और उसका अच्छे से ख्याल रख सके। इस वजह से मिस्टर किम को प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना पड़ा था और प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तो मिस्टर किम उसी बात का बदला यूनहो से ले रहे हैं, उसको परेशान करके, उसको ह्यूमिलेट करके। अगले दिन यूनहो ब्यूल के साथ ब्रश करता है, फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद यूनहो उसके बाल बांध देता है और स्कूल जाने के लिए तैयार कर देता है। वहीं सू हियोन भी अपने बेटे को तैयार करके यूनहो के पास छोड़ देती है। फिर यूनहो उन दोनों को स्कूल छोड़ देता है। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जियोंग हुन नाम का बंदा ऑफिस आता है, तो ऑफिस में काफी टेंस्ड माहौल होता है। तो वो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तो उसको पता चलता है कि जियोंग नाम के एम्प्लॉय ने कैंडिडेट रिज्यूमे में कुछ झूठ बोला था। ये गलती इतनी भी बड़ी नहीं होती है, पर जिहोन उसको ये बोलकर काम से निकाल देती है कि वो हेड हंटिंग जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि उसने झूठ बोलकर कंपनी को एम्प्लॉय ला कर दिया। जिसके बाद जिहोन जियोंग हुन से बात करने आती है। जिस एम्प्लॉय ने कैंडिडेट रिज्यूमे में झूठ बोला था वो जियोंग हुन के अंडर काम कर रहा था। तो जिहोन उसको काफी बातें सुनाती है, क्योंकि एम्प्लॉयज अगर इसी तरह कैंडिडेट रिज्यूमे में झूठ बोलते रहे तो उनकी कंपनी का इमेज खराब हो सकता है। साथ ही उसको ज्यादा से ज्यादा काम कंप्लीट करने को कहती है, क्योंकि इस महीने का मंथली टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो जियोंग हुन कहता है हमारा मंथली टारगेट इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि तुम मिस्टर यांग को कन्विंस नहीं कर पाई। ये सुनकर जिहोन को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, पर वो जियोंग हुन को कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसकी वजह से ही कंपनी को फंड्स मिले हैं। तुम्हें काम पर रखकर लगता है मुझसे गलती हो गई कहकर वो चली जाती है। फिर जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसकी नजर यूनहो की बिजनेस कार्ड पर जाती है। उस कार्ड को देखकर जिहोन को यूनहो पर काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके हाथ से एक बड़ा कैंडिडेट निकल गया। वो गुस्से में उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है। वही मिस्टर किम यूनहो को मीटिंग प्रिपेयर करने को कहता है, जो सुनकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये काम जूनियर एम्प्लॉयज का होता है। पर यूनहो इस काम को करने के लिए मान जाता है। फिर वो मीटिंग रूम में आकर मीटिंग की अच्छे से तैयारी करता है। फिर जब सभी लोग मीटिंग करने आते हैं तो मिस्टर किम यूनहो को बाहर चले जाने को कहते हैं, जबकि जिस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर मीटिंग रखी गई है उस पर यूनहो काम कर रहा है। मिस्टर किम कहते हैं मुझे तुम्हारी ओपिनियन की जरूरत नहीं है, तो बाहर जाओ। तो यूनहो काफी गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद यूनहो कैफेटेरिया में बैठकर अपने कलीग से बात कर रहा होता है। तो वो कहता है मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। पर कुछ कदम चलने के बाद वो रुक जाता है। अबे क्या तुम मुझे रोकेगा नहीं? पार्क कहता है अगर तुमने रिजाइन कर दिया तो तुम ब्यूल के ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, तुम्हारा लोन, रिटायरमेंट सेविंग्स, बेबी सिटिंग फीस, इंस्टॉलमेंट सेविंग, इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? ये सब सुनकर यूनहो वापस आकर बैठ जाता है। अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए डटे रहो। तभी यूनहो मिस्टर यांग को देखता है तो वो उनसे बात करने जाता है। मिस्टर यांग फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, पर यूनहो के सामने आ जाने से वो कहते हैं मैं बाद में कॉल करता हूँ। मिस्टर यांग यूनहो का हालचाल पूछते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि उनको कुछ बहुत जरूरी काम है। मिस्टर यांग सीक्रेटली किसी से मिलने आते हैं। उसके बाद हम जीहुन को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर सुमी आती है। आखिर कौन सीईओ भला इतनी रात तक काम करता है? अब बस भी करो, चलो खाना खाने चलते हैं। मुझे पता है कि तुमने अब तक कुछ नहीं खाया होगा। जीहुन मना करती है, पर सुमी उसको जबरदस्ती लेकर जाती है। सीईओ को टाइम पर खाना चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सके और अच्छे से काम कर सके। अगर तुम बीमार पड़कर मरवर गई तो मेरा क्या होगा? मुझ पर अभी भी काफी सारा लोन है, तो मैं जब तक उन्हें चुका नहीं देती तुम्हें हेल्दी रहना होगा। उसकी बकवास सुनकर जीहुन खाना स्टार्ट कर देती है। तुमने आज जियोंगनाम को काम से निकालकर ठीक नहीं किया। तुम्हें अपने एम्प्लॉयज की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकती हो तो कम से कम उन्हें उनके नाम से तो बुलाया करो। तुम अपने कैंडिडेट्स के रिज्यूमे देखकर एक बार में सब कुछ याद कर लेती हो, पर ऐसा क्यों है कि तुम्हें अपने एम्प्लॉयज के नाम याद नहीं रहते हैं? कहीं तुम ये जानबूझकर तो नहीं करती हो? तो जीहुन कहती है ये सब करने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती। देखो, कंपनी में अच्छा माहौल बनाकर रखने के लिए तुम्हें अपने एम्प्लॉयज के प्रति इंटरेस्ट और अफेक्शन दिखाना चाहिए, वरना तुम सबको खुद से दूर कर लोगी और अकेली रह जाओगी। एम्प्लॉयज से गलतियां हो जाती है, इसलिए तुम्हें उन पर भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। तो जीहुन कहती है ऐसे एम्प्लॉयज पर भरोसा रखना और वेट करने का मतलब खुद की बर्बादी होती है। हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करते हैं क्योंकि तुम बहुत सॉफ्टी हो। ऐसे में तो मुझे तुम्हें काम से निकाल देना चाहिए। देखो, मैंने कंपनी लोगों को पालने के लिए नहीं खोला है, इसलिए हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। खाना खाने के बाद जीहुन अपने घर आती है। सोने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स लेती है, पर फिर भी उसको नींद नहीं आती है। वो एक लड़के को याद करके सैड हो जाती है। अगले दिन मिस्टर किम यूनहो के पास आते हैं और गुस्से में कहते हैं, यूनहो क्या सच में तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? मिस्टर यांग हमारे पीठ पीछे यहाँ से भाग गया। उसने रिजाइन कर दिया है और चाइनीज कंपनी ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारा काम था उसको रोकना, तो पता करो कि वो अभी कहाँ पर है और उनको रोकने की कोशिश करो। अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। यूनहो मिस्टर यांग को कॉल करता है, पर कॉल लगता ही नहीं है। यूनहो को याद आता है कि कल जब वो मिस्टर यांग से बात करने गया था तो वो जीहुन से फोन पर बात कर रहे थे। तो यूनहो जीहुन के ऑफिस का एड्रेस पता करता है और वहाँ पर पहुँचता है। वो सोचने लगता है कि वो जीहुन से मिलने जाए या फिर नहीं। तभी जीहुन आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और जब वो यूनहो को देखती है तो हैरान रह जाती है। यूनहो भी सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे गाड़ी में क्यों बैठ गई। जीहुन को समझ आ जाता है कि वो फिर से गलत गाड़ी में बैठ गई है, तो वो जल्दी से बाहर निकल जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वो सोचती है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या करने आया है। यूनहो जीहुन के पास आता है उसे बात करने के लिए। क्या ये तुमने किया है? क्या तुमने मिस्टर यांग को चाइनीज कंपनी में मूव करवाया है? ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो अभी कहाँ पर है। तो जीहुन कहती है मुझे ये कैसे पता होगा। ये सुनकर यूनहो उसको समझाने का
का मौका ही नहीं देता है और उसको बहुत बातें सुना देता है। तभी उसको मिस्टर यांग का मैसेज आता है। उन्होंने बताया होता है कि वो एयरपोर्ट पर है। वो जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जिससे जीवन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके ऊपर इल्जाम लगाकर और उसको बातें सुनाकर चला गया। जीवन ने फिर से मिस्टर यांग को कांटेक्ट किया था, पर उन्होंने फिर से ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। मतलब कि जीवन ने कुछ नहीं किया है। दरअसल मिस्टर यांग को किसी दूसरी हेड हंटिंग कंपनी ने अप्रोच किया था और उनको ऐसा ऑफर दिया कि वो मना ही नहीं कर पाए। यूनहो एयरपोर्ट आकर मिस्टर यांग से मिलता है। मिस्टर यांग बताते हैं कि वो कंपनी पैसों के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। इस कंपनी में उनके लिए कुछ ढंग का काम ही नहीं बचा है। वो बस सालों से कंपनी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, पर वो काम करना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरी कंपनी में मूव कर रहे हैं। यूनहो को समझ आ जाता है कि मिस्टर यांग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको एक बार भी रुक जाने के लिए नहीं कहता है। मिस्टर यांग के जाने से कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता है, पर मिस्टर किम यूनहो पर गलत इल्जाम लगाकर उसको जॉब से निकलवा देते हैं। अब यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। जीवन रात को काम करने के लिए ऑफिस आती है। उसी वक्त सुमी अपना काम खत्म करके जा रही होती है। तभी सुमी को कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो जीवन बेहोश होकर जमीन पर पड़ी होती है। ये बात जानने के बाद जियोंग-हुन हॉस्पिटल आता है और बेड पर सुमी सो रही होती है। वहीं जीवन अपने लिए कॉफी खरीदने गई थी। जियोंग-हुन कहता है, मुझे पता चला था कि तुम बेहोश हो गई हो, पर तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। ओवर रिएक्टिंग करना बंद करो, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तभी नर्स आकर जीवन को बताती है कि डॉक्टर उससे मिलने आ रहे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बताती है कि जीवन का ब्रेन ओवरलोड हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हुआ है। क्या हाल फिलहाल में आप नाम और चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाती हैं या फिर कभी कभी चीजें भूल जाती हैं? जियोंग-हुन और सुमी कहते हैं, ऐसा तो कुछ वक्त से हो रहा है। डॉक्टर कहती है, आप जरूर इंसोम्निया एक्सपीरियंस कर रही होगी, इसलिए अपने स्ट्रेस और काम को थोड़ा कम करिएगा और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करिएगा। अगले दिन जीवन अपना स्ट्रेस कम करने के लिए बुक स्टोर आकर 3 घंटे तक बुक्स पढ़ती है और आज पूरे दिन वो रेस्ट करती है। फिर जब अगले दिन वो ऑफिस आती है तो लिफ्ट में वो यूनहो को देखती है। यूनहो उसको देखकर अपना चेहरा छुपाने लगता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली देख लेते हैं। जीवन सोच में पड़ जाती है कि ये यहाँ क्या करने आया है। जीवन अपने ऑफिस में पहुंचती है, तभी वहाँ पर यूनहो भी आ जाता है। सभी लोग यूनहो को ही देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बंदा कौन है। यूनहो उनके पास पहुंचता है तो सुमी कहती है, ये हमारी सीईओ कांग जीवन है। तो वो कहता है, आप कैसी हैं? मेरा नाम यूनहो है। सुमी जीवन को बताती है कि ये उसका नया सेक्रेटरी है। ये जानकर वो शॉक दे जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।